तो कल्पना कीजिए कि आप एक दिन सुबह उठते हैं और अचानक आपको पता चलता है कि जिस भाषा को आप बचपन से बोलते आ रहे हैं उसे बोलने या सीखने पर अब पूरी तरह से पाबंदी लग गई है। सिहरन सी होती है ना ये सोचकर। खैर, आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी विषय पर बात करेंगे। हम अल्फोंस डोडे की एक बेहद प्रभावशाली और मशहूर कहानी द लास्ट लेसन पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, ये भाषा हमारी पहचान और संस्कृति के उस गहरे रिश्ते का दस्तावेज है जिसे हम अक्सर तब तक हल्के में लेते हैं जब तक कि वो छिन ना जाए। आइए जल्दी से आज की इस चर्चा की रूपरेखा देख लेते हैं। हम कहानी के भावनात्मक पहलुओं से लेकर कुछ जरूरी व्याकरण तक जाएंगे। सबसे पहले स्कूल का सबसे अजीब दिन, फिर पछतावा और एहसास, उसके बाद भाषा की कैद, फिर शब्दावली और वैश्विक जड़ें, और आखिर में पास्ट परफेक्ट को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, स्कूल का सबसे अजीब दिन यानी अल्सेस में एक युग का अंत। कहानी की शुरुआत में हमारा मुख्य पात्र फ्रांस रोज की तरह स्कूल पहुंचता है। उसे लगता है कि आज भी एक आम दिन होगा, लेकिन तभी उसे एक ऐसी खबर मिलती है जो उसे पूरी तरह से झकझोर कर रख देती है। उसने कहा था, ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़काहट जैसे थे। जरा सोचिए उस अचानक हुए एहसास के बारे में। ये एक ऐसा पल था जिसने फ्रांस की पूरी दुनिया को सचमुच पलट कर रख दिया था। और इस अचानक आए बदलाव को कहानी में बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। जहां आम दिनों में डेस्क के खुलने बंद होने और बच्चों के एक साथ पाठ दोहराने का बहुत शोरगुल रहता था, आज वहां बिल्कुल सन्नाटा था। एक अजीब सी भारी खामोशी, जैसे कोई रविवार की सुबह हो। रोजमर्रा की उस हलचल और इस विशेष सुबह की डरावनी शांति के बीच का यह अंतर ही बताता है कि कुछ बहुत बड़ा और अनचाहा घटित होने वाला था। और इस भयानक खामोशी के पीछे वजह क्या थी? वजह था बर्लिन से आया वो सख्त आदेश। कहानी के ठीक केंद्र में यही समस्या है। एक ऐसा राजनीतिक फरमान जिसने एल्सेस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश दिया था। रातों रात इस फ्रांसीसी क्षेत्र से उनकी मातृभाषा, शिक्षा का माध्यम और उनकी सांस्कृतिक पहचान बस छीनी जा रही थी। अब हम आते हैं दूसरे भाग पर, पछतावा और एहसास, जहां पूरा शहर टूट सा जाता है। जब लोगों को ये एहसास होता है कि अब उनकी भाषा की कक्षाएं हमेशा के लिए बंद हो रही हैं, तो एक बहुत गहरा दुख पूरे समुदाय को घेर लेता है। यहां एक वाक्यांश है, खुद को धिक्कारना, यानी रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। ये उस सामूहिक अपराधबोध को एकदम सटीक तरीके से पकड़ता है जो ग्रामीणों को महसूस हो रहा था। उन्हें इस बात का गहरा पछतावा था कि उन्होंने अपनी भाषा को, अपनी शिक्षा को कितने हल्के में लिया। सच है ना, जब तक कोई चीज हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते, और छिन जाने पर बस पछतावा रह जाता है। तो इस स्थिति में सबसे अहम बात ये उभर कर आती है कि कैसे पूरा समुदाय एक मौन प्रतिरोध और शोक में एकजुट हो गया। सोचिए, ग्रामीण स्कूल की पीछे वाली बेंचों पर आकर बिल्कुल खामोशी से बैठे हैं। शिक्षक एम हेमिल ने अपना वो खास हरा कोट पहना है जिसे वो सिर्फ कुछ विशेष मौकों पर ही पहनते थे। मातृभाषा के छिन जाने का दुख हर चेहरे पर साफ है, और एम हेमिल अपना आखिरी पाठ इतने प्यार, इतने समर्पण और सहानुभूति से पढ़ा रहे हैं कि सब कुछ बहुत आसान लग रहा है। ये दृश्य अपनी विरासत और अपने शिक्षक के प्रति उनके असीम सम्मान का प्रतीक है। चलिए अब कहानी की कक्षा से थोड़ा बाहर निकलते हैं और तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, भाषा की कैद यानी संस्कृति पर एक सीधा हमला। यहां हमें भाषाई अंधराष्ट्रवाद या लिंग्विस्टिक चोविनिज्म की अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब अपनी भाषा पर गर्व इतना बढ़ जाए कि वो दूसरी भाषाओं के प्रति असहिष्णुता या नफरत में बदल जाए, तो उसे ही भाषाई अंधराष्ट्रवाद कहते हैं। अगर हम निष्पक्ष रूप से इतिहास को देखें तो ऐसी कई घटनाएं मिलेंगी जहां शासक शक्तियों ने अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए जबरन अपनी भाषा उन पर थोपी है। ये वर्चस्व स्थापित करने का एक बहुत ही पुराना तरीका रहा है। और इसी संदर्भ में कहानी का सबसे गहरा संदेश सामने आता है। जब किसी देश के लोग गुलाम बन जाते हैं तो जब तक वो अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं, मानो उनके पास उनकी जेल की चाबी हो। ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसका सीधा सा मतलब है कि भले ही कोई समुदाय शारीरिक रूप से गुलाम बन जाए, लेकिन अगर वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों और मातृभाषा को पकड़ कर रखते हैं तो वैचारिक रूप से उनकी आत्मा हमेशा स्वतंत्र रहती है। आइए इसे एक व्यापक वैश्विक नजरिए से देखते हैं। इतिहास के पन्नों से लिए गए इन उदाहरणों पर गौर कीजिए। जब भी कोई समुदाय विजित हुआ,
उन पर अक्सर विजेता की भाषा थोप दी गई, जैसे सेल्टिक लोगों पर अंग्रेजी का प्रभाव, बास्क और कैटलन लोगों पर स्पेनिश, अंगोला के लोगों पर पुर्तगाली या फिर कुर्दों पर तुर्की भाषा का थोपा जाना। यह साफ तौर पर दिखाता है कि भाषा के जरिए किसी संस्कृति पर कब्जा करने की ये दुखद परंपरा पूरी दुनिया में चलती रही है। इतिहास की इस गंभीरता से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की तरफ, शब्दावली और वैश्विक जड़ें, यानी भाषा की समावेशिता। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि भाषाएं किस तरह एक दूसरे से जुड़ती हैं और शब्द उधार लेती हैं। कोई भी भाषा पूरी तरह से अलग थलग नहीं रह सकती। हमारी स्रोत सामग्री के अभ्यासों से लिए गए इन विशिष्ट उदाहरणों को ही ले लीजिए। क्या आपने कभी सोचा था कि अंग्रेजी का टाइकून शब्द दरअसल जापानी से आया है, या ट्यूलिप फ्रेंच से? और तो और बैंडिकूट जैसा शब्द तेलुगु से निकला है और जीरो इतालवी भाषा से। ये आपस में जुड़ी हुई शब्दावली हमें बताती है कि मानवीय संपर्क की वजह से भाषाएं कितनी समावेशी और खूबसूरत हो जाती हैं। और अब आज की इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम हिस्से पर आते हैं, पास्ट परफेक्ट को समझना, यानी कहानी में व्याकरण का शानदार इस्तेमाल। इस कहानी को रचने में अल्फोंस डोडे ने जिस तरह से क्रियाकालों यानी वर्ब टेंसेस का उपयोग किया है, वो काबिल तारीफ है। इसे गहराई से समझने के लिए जरा इन दो घटनाओं के क्रम पर ध्यान देते हैं। जब अतीत में दो घटनाएं होती हैं, तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सी पहले हुई? यही काम आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो पहले के अतीत यानी अर्लियर पास्ट को दर्शाता है। जैसे हॉसर का पुरानी किताब लाना पहले हुआ था, तो वहां आया हैड ब्रॉट, और फ्रांज ने उसे बाद में देखा, तो वहां इस्तेमाल हुआ नोटिस्ड। इसे कहानी कहने के एक बेहतरीन टूल की तरह समझिए। नियम बहुत सीधा सा है। जो काम पहले हुआ उसमें हैड के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी V3 लगाई जाती है, और जो काम उसके बाद हुआ उसमें हम सिंपल पास्ट यानी वर्ब की दूसरी फॉर्म V2 का इस्तेमाल करते हैं। घटनाओं को एक सही और तार्किक क्रम में पिरोने के लिए ये व्याकरण का नियम बिल्कुल सटीक बैठता है। खैर, व्याकरण के बाद अब वापस लौटते हैं उस भावना पर जो इस कहानी की आत्मा है। फ्रांस का ये भोला सा सवाल देखिए, क्या वे कबूतरों से भी जर्मन में गान करवाएंगे? ये बस एक सवाल नहीं है, ये एक बहुत गहरा व्यंग्य है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सरकारें इंसानों पर नियम थोप सकती हैं, उन्हें कैद कर सकती हैं, लेकिन क्या वे प्रकृति को बांध सकती हैं? संवाद करने की इच्छा और अपनी विरासत से प्यार करने की उस सहज मानवीय प्रवृत्ति को कोई आदेश नहीं छीन सकता। क्या किसी की आत्मा को हुक्म से गुलाम बनाया जा सकता है? बस इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।